Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in organic chemistry, and in this we will read about oxidation reduction. पिछली बार हमने कहा था कि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिएगा, ये एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है जिसमें कुछ मेटल्स की डिटेल दी गई है। इसमें सबसे दुर्बल आपसी कारक जो है वो लिथियम है। हमने इसमें हाइड्रोजन का 0 इलेक्ट्रॉन विभव माना है और सबसे प्रबल आपसी कारक फ्लोरीन होता है। या इसके जस्ट अपोजिट देखें तो जो सबसे प्रबल अपचायक है वो आपका लिथियम होगा। उसके बाद में पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मतलब जो आपके मेटल्स हैं वो आपके ऊपर जाएंगे, वो अपचायक का काम करेंगे। और जो आपके नॉन मेटल्स हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आपके जो है वो ऑक्सीकारक का काम करते हैं। तो मतलब इस सारणी से स्पष्ट है कि जिन धातुओं अथवा आयनों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है उनके मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं और वे बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। और जिन धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो कि हाइड्रोजन से कम होती है उनके मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है और वे अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। अगर मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान ये दर्शाते हैं कि यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी और इसके विपरीत अभिक्रिया संपन्न होगी। मतलब अगर K+ को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो पोटेशियम जो होगा वो आयन बनेगा, ऐसा नहीं होता। जबकि पोटेशियम K+ में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अभिक्रिया संपन्न होगी क्योंकि किसके लिए E0 का मान +2.93 होगा। अतः जिस अभिक्रिया के E0 का मान अधिक होता है उसमें बाएं से दाएं जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जिंक सल्फेट विलयन में जिंक सल्फेट विलयन में डूबे हुए कॉपर इलेक्ट्रोड तथा कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई कॉपर इलेक्ट्रोड के युग्मन से एक सामान्य गैल्विन सेल का प्राप्त होता है। जिंक के मानक अपचयन विभव का मान हम जानते हैं कि -0.76 है, जबकि कॉपर के मानक विभव का मान +0.34 है। तो हाइड्रोजन की तुलना में जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है और कॉपर में इलेक्ट्रॉन त्याग जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो अधिक है। यही कारण है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड होगा वो आपका एनोड का काम करेगा और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो वहां पर कैथोड का काम करेगा। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Zn+2 में कन्वर्ट होगा और +2 इलेक्ट्रॉन जिसके की मानक अपचयन विभव का मान +0.76 होगा। और कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कॉपर आयन, कॉपर मेटल में परिवर्तित होगा और इसके मानक अपचयन विभव का मान -0.34 होगा। और दोनों अभिक्रियाओं के योग से हमें डेनियल सेल की प्राप्ति होगी। मतलब Zn plus copper plus 2 is converted into Zn+2 plus copper। या इस सेल को हम निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं कि Zn+2 में कन्वर्ट होगा और copper+2 कॉपर आयन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सेल चित्रों में एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, जबकि जो आपका कैथोड होता है वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा। अतः इस सेल का जो विभव होगा वो कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव माइनस E कैथोड माइनस E एनोड या E दाया माइनस E बाया। तो E0 सेल जो होगा वो आपका होगा 0.34 माइनस के 0.76। मतलब जो इस सेल का विभव होगा वो आपका +1.1 होगा। मानक अपचयन विभव के कई उपयोग हैं। मानक अपचयन विभव द्वारा जानकारी मिलती है कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने की कितनी तत्परता है, मतलब वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। यह किसी तत्व की शक्ति का माप है। मतलब E0 का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह उतना ही अच्छा अपचायक होगा। E0 का मान सबसे अधिक ऋणात्मक लिथियम के लिए है, इसलिए लिथियम बहुत अच्छे अपचायक का कार्य करता है। और जिस तत्व में के अपचयन विभव के मान जितने अधिक धनात्मक होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अर्थात उतनी ही अधिक प्रकृति होगी
और वह तत्व उतना ही अच्छे अक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। यही है, इसी कारण जो धातुओं में लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है, जबकि फ्लोरीन आपका प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु के ऋणात्मक विभव का मान जितना अधिक होगा, वह अपने से निम्न धातु वाली धातु को उसके लवणों के विलयन में स्थापित कर देगा। यही कारण है कि कॉपर सिल्वर को तो विस्थापित कर देगा और जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा। रेडॉक्स विभव के मानों का उपयोग। रेडॉक्स विभव से हमें कई प्रकार की जानकारियां मिलती है। इसके सबसे पहला उपयोग है आक्सीकारक तथा अपचायकों की आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना। जो पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो प्रबल आक्सीकारक होता है, और जो पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वह प्रबल अपचायक होता है। कौन सा पदार्थ कितना प्रबल आक्सीकारक है या अपचायक है, इसका जो निर्धारण या इसको जो निकालने का तरीका है वो मानक अपचयन विभव के आंकड़ों द्वारा हो सकता है। मतलब Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए प्लस 0.80 है, और Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो और इसके लिए माइनस E0 का मान माइनस 0.76 है। मतलब जब E0 का मान माइनस होता है तभी वह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो Ag प्लस की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है, क्योंकि इसके E0 का मान धनात्मक है। यही कारण है कि Ag जो है आपका प्रबल आक्सीकारक है, और Zn की नेगेटिव मान से ये स्पष्ट होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति न्यूनतम है, इसलिए Zn प्लस 2 जो है वो दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। लेकिन अगर आप इसका जस्ट अपोजिट देखें कि Ag इज कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसके E0 का मान माइनस 0.80 है, और Zn जो है Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके E0 का मान प्लस 0.76 है। मतलब ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, जबकि Ag का जब मान माइनस 0.2 है 0.8 है तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात Zn आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, ये एक प्रबल अपचायक है, और Ag के ऋणात्मक मान से है कि यह एक दुर्बल अपचायक है, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं कर सकता। तो यह दर्शाया जा सकता है कि कौन सी अभिक्रिया में अपचयन आसानी से होगा। मतलब Ag प्लस का अपचयन, ऑक्सीकरण तो आसानी से हो जाता है लेकिन इसका अपचयन मुश्किल से होता है। इसी तरह से जिंक का अपचयन तो आराम से हो जाता है लेकिन ऑक्सीकरण नहीं होता। तो ऑक्सीकरण, कुछ धातु आयनों की ऑक्सीकरण क्षमता निम्नलिखित क्रम में होती है, क्योंकि उनके मानक अपचयन विभव के मान भी इसी क्रम में है। मतलब ऑक्सीकारक क्षमता सबसे अधिक Ag की है और जिंक की सबसे कम है, और इसकी अपचयन क्षमता उल्टा हो जाएगा। मतलब Ag धातु की सबसे कम होगी और Zn की सबसे अधिक होगी। क्षार धातुओं में लिथियम का आयनन विभव सबसे अधिक होने के बावजूद यह प्रबलतम अपचायक है। इसको भी हम T0 से समझ सकते हैं कि लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन विभव का मान माइनस 3.05 होता है और पोटेशियम का माइनस 2.93, और विपरीत अभिक्रियाओं के लिए इसका मान लिथियम प्लस में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन, तो E0 का मान प्लस 3.05 और पोटेशियम का प्लस 2.93 है। मतलब लिथियम बनने में E0 का मान अधिक होता है पोटेशियम से, इसीलिए लिथियम आसानी से लिथियम प्लस में ऑक्सीकृत हो जाता है। यही कारण है कि लिथियम प्रबल अपचायक का कार्य करता है। इसी तरह से नीचे की दो अभिक्रियाएं देखिएगा। क्लोरीन Cl2 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl माइनस में कन्वर्ट हो रही है, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करके 2F माइनस में हो रही है। इनके लिए E0 का मान प्लस 2.87 और प्लस 1.36 है। द्वितीय अभिक्रिया के लिए E0 का मान प्रथम अभिक्रिया से अधिक है। इसी कारण फ्लोरीन आसानी से फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट अपचयित हो जाती है, जबकि जो क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन बहुत अच्छे ऑक्सीकारक का काम करती है, इसीलिए फ्लोरीन का ऑक्सीकरण प्रवृत्ति क्लोरीन से ज्यादा होती है, वो ब्रोमीन से और आयोडाइन से। यही कारण है कि क्लोरीन गैस ब्रोमीन आयन विलयन से ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देती है, परंतु ब्रोमीन गैस क्लोराइड आयन विलयन से क्लोरीन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाती। अतः आवर्त सारणी में
के तत्वों में फ्लोरीन जो है वो प्रबल आपसी कारक है, जबकि लिथियम सबसे प्रबल अपचायक का कार्य करता है। जिस अर्ध अभिक्रिया के E0 का मान उच्च होगा वह अग्रगामी दिशा में होती है, और जिसके लिए E0 का मान निम्न होगा वह पश्चिमगामी दिशा में होगी। थैंक यू।